सर पहले आप पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजू मिश्रा है, शाहपुर बेगू सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूं जी मैं। सर बैंक का पूरा मामला ये है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके पूरे फॉलोअर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा। जो ये बैंक के डिजिट का मामला है सर, ये कोई आज का नया नहीं है। मैं सिर्फ पब्लिक को जागरूक करना चाहता हूँ। और एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी बोरेवर यानी कस्टमर जो भी लोन लेने जाता है, तो क्या होता है कि बैंक उसका एक लोन अकाउंट खोलता है। लोन अकाउंट खोलने के बाद क्या करता है, वो प्रॉपर एक अमाउंट जितना जिसके बैंक ने वो अप्लाई किया है कि जी मुझे 50 लाख रुपए लोन चाहिए, 5 लाख चाहिए, जो भी वाटेवर जो उसने मांगा है, वो क्या करता है उस लोन अकाउंट में एक डिजिट डाल करके ट्रांसफ़र करता है। और वो डिजिट क्या होता है सर कि सिर्फ लिखा जाता है, हवाई होता है, वो कोई मुद्रा नहीं है, किसी तरह कोई मुद्रा नहीं है। न बैंक अपने तिजोरी से निकाल करके कभी आज तक किसी एक लोन लेने वाले व्यक्ति को दिया और न कभी लोन वाले ने लिया। सिर्फ एक डिजिट डाल दिया जाता है अकाउंट में, शो किया जाता है कि जी आपका ये देखिए इतने अमाउंट का लोन आ गया खाते में। डिजिट का खेल ये है। अब इसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है ये भी आप समझ लीजिए। अगर आपने लोन लिया होगा कभी जीवन में, तो आप देखिए कि जैसे ही आप चेक लोन होगा, आपके लोन अकाउंट एक खुलेगा, उसमें जब ये डिजिट ट्रांसफ़र होगी, तो आप अगर आप ये चाहो ना कि मैं कैश निकाल लूँ बैंक से, तो कभी नहीं देगा वो कहेगा आप चेक के माध्यम से निकालिए। जब इसकी वजह कैश क्यों नहीं दे सकता? जब आपका लोन अकाउंट का अमाउंट आ गया तो कैश का लेन देन क्यों नहीं हो सकता उसमें? जी, उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आरबीआई उतना ही पैसे बनाती है जितना आरबीआई के पास गोल्ड होता है, उससे ज़्यादा नहीं बनाती। बैंकों ने क्या किया जी, यहाँ बहुत बड़ा स्कैम कर दिया, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। इन्होंने क्या किया कि वचन खंड बदला गया नोट हमारी करेंसी पे। मैं आपको उसका भी दिखा दूंगा। पहले जो वचन खंड थे नोटों पे वो थे कि मैं धारक को 10 रुपये या 20 रुपये जितना भी था अमाउंट को ऑन द डिमांड टू इशू कर रहे थे। अब इन्होंने कर दिया कि धारक को अदा करने का वचन देता हूँ, वचन खंड ही बदल दिया गया, जो कि नाजायज़ है। दूसरा क्या होता है कि जब बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई ये कहती है कि आप 90% इक्विपमेंट आपने पास रखिए और 10% मार्केट में सर्वाइव कीजिए, तो ये बैंक क्या करता है कि अगर बैंक के पास 10 लाख रुपए उसके तिजोरी में है और 10 लाख आपको लोन दे दिया, 90% बचता नहीं है। वो क्या करेगा कि 10 लाख का आपको डिजिट दे देगा अकाउंट में कि ये देखिए आपका अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए। अब आपने क्या करना है, वो चेक लगाना है, क्योंकि ये पूरा बैंकों का मकड़ जाल जो है ये पूरा आपस में मिले हुए हैं। इनके पास एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ही आप चेक अगले बैंक में लगाएंगे तो उनको पता हो जाएगा कि जी ये लोन अकाउंट का है। और जब क्लियर होगा, उनका हवा का रुपए है, हवा में उनके पास क्लियर हो जाएगा, अगले दिन आप जा करके पेमेंट लीजिए। इतने में वो क्या होता है कि ऊपर से पेमेंट इनका एडजस्टमेंट हो जाता है बाई आरबीआई। नहीं तो ये आरबीआई को बताते नहीं कि जब कोई लोन सेंक्शन होता है कि इतना हम पैसा दे रहे हैं, या कोई बैंक की लिमिट भी होती है, या जब कोई लोन ट्रांसफर होता है तो क्या वाकई में ट्रांसफर होता है या सीधा डिजिट शो होता है? सर सीधा डिजिट शो होता है, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आरबीआई को इसलिए नहीं बताते हैं कि बैंकों ने इतना बड़ा माया जाल बना रखा है कि जो एक तिलस्मी दुनिया के जैसे है। और आरबीआई के अलावा हमारे पास, मैंने जब बैंक और आरबीआई से दोनों से डाटा लिया तो आपको जान करके हैरानी होगी कि 39 लाख हज़ार करोड़ रुपए जो है हिंदुस्तान में ये डिजिट के खेल से चल रहा है, जो लोगों को लोन के नाम पे दिया गया। लोग अपनी जान तक दे करके लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। 39,000 करोड़, 39 लाख हज़ार करोड़, इतना बड़ा अमाउंट सर्कुलेट हो रहा है डिजिट के रूप में। हाँ, जो हमें आम पब्लिक को ये पता है कि हमारे आपके जेब में जो पैसे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हमारा पैसे असली रुपए हैं, बट ये असली नहीं है। ये सिर्फ एक डिजिट का खेल है और एक पर्ची रसीद है, एक रसीद है, वो पैसे नहीं है सर। जबकि असली कीमत जो है हमने आरबीआई से आरटीआई के माध्यम से मांगा कि जैसे मान लीजिए किलो का मानक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, डॉलर का मानक स्टैंडर्ड वैल्यू है, यूरो, रियाल, जितने भी बाहर के मुद्रा हैं सबका एक वैल्यू है। तो हमने आरबीआई से ये मांग की कि हमारे 1 रुपये का धातु स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका मानक वैल्यू क्या है। तो आरबीआई ने हमें जानकारी दी कि आपका 1 रुपये बराबर होता है 0.777 मिलीग्राम सोना के। अब उस गोल्ड को अगर हम आज के मार्केट में कन्वर्ट करते हैं सर, तो विश्व की सबसे बड़ी करेंसी हमारे हिंदुस्तान की करेंसी है। और इस बात पे मुझे गर्व भी है। 4,817 रुपये बराबर आज का जो ये नकली रुपए हमें दे रहे हैं पर्ची,
4,817 रुपये के बराबर होता है हमारा 1 रुपये। और मैंने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है सर, हवा में नहीं कर रहा हूँ। अभी सरकार ने 2,000 रुपये की नोट बंद की थी, उसमें हमने कम से कम बहुत सारे लोगों से आवेदन लगवाए बैंक में जमा करके कि ये आप अपने रुपए ले लीजिए और हमें असली रुपए दे दीजिए। अभी तक कोई जवाब नहीं आया बैंक से। नहीं, कोई भी रिप्लाई नहीं आया बैंक की तरफ से? नहीं, कोई भी रिप्लाई नहीं है मेरे पास। बैंक ने रिसीविंग लिया है, मेरे पास है, कुछ लोगों ने रिसीविंग दिया है, कुछ लोगों ने बाई डाक भेजा है 2,000 रुपये जमा करा के, नोट की फ़ोटोकॉपी और आवेदन की प्रति लगा करके दिया हुआ है। नहीं, अकाउंट में तो 2,000 रुपये आए होंगे। नहीं सर, हमने चेंज तो करना ही नहीं है। चेंज नहीं करना? चेंज नहीं करना हमें तो 2,000 रुपये भारत सरकार ने जो बंद किया आरबीआई ने, तो वो 2,000 रुपये तो हम बैंक में जमा कर दिए और जमा करने के बाद हम करें कि हमारे असली रुपए दे दो जो मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है। अब बैंक कैसे दे देगा? मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से 2,000 रुपये का वैल्यू होता है 1.5 किलो सोना। कौन सा बैंक दे देगा? 1.5 किलो सोना बिल्कुल होता है जी। 1 रुपये बराबर 777 मिलीग्राम सोना के आप कैलकुलेट कीजिए। नहीं, ये कैलकुलेशन निकली कैसे आपने निकाली कैलकुलेशन कि 1 रुपए के बदले में आपको इतना सोना मिलेगा? कैसे जी मैं नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जी, दस्तावेज है, मैं आपको दस्तावेज देता हूँ। दस्तावेज हमारे पास है, आपको मैं दिखाता हूँ। 1 रुपये बराबर 777 मिलीग्राम सोना के, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आरबीआई हमें दे रही है। तो ये मिलेगा कहाँ से? ये तो सर लड़ाई लंबी है, इसमें सारे चोर भिड़े हुए हैं जी इसमें। आरबीआई मान रहा है कि इतना सोना? हाँ जी बिल्कुल, आरबीआई मानता है। तो फिर वो पे आउट कहाँ से होता है सोने का? सोने का पे आउट ऐसा है सर, सरकार जो है सोना देती है। जब तक सर, ये देखिए सर, इस पे मैंने मेरा नाम इसमें हिडन किया हुआ है, आप कैमरे पे चाहे तो उसको दिखा भी सकते हैं लोगों के। ये देखिए, नाम मैंने हिडन किया हुआ है जी। ये सारा डॉक्यूमेंट है आरबीआई की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल। मतलब इसके अकॉर्डिंग 777 मिलीग्राम सोना मिलेगा? हाँ 24 कैरेट, उसमें आगे लिखा भी है 24 कैरेट गोल्ड। 1 रुपये के बदले में? जी। तो ये फिर मिलता तो नहीं है सर? मिलता क्यों नहीं है सर? अगर हम लेने वाले बने तो मिलेगा। हर चीज़ संभव है सर, असंभव नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं, तो आपने बैंक से 55 लाख का लोन दिया, उसमें क्या वजह हुई फिर की? क्योंकि फिर आपने दस्तावेज खंगालने शुरू किए, वजह क्या निकल कर आई? सर पहले हमें पता नहीं था जी। पहले हम भी आम आदमी के जैसे घूम रहे थे, चलो जैसे भी है, बैंकों का लोन लिया है, कर्ज लिया है तो अदायगी करनी है, ये करनी, और मैं अदायगी करते रहा। इसी बीच कोविड काल के दौरान हमारा बिजनेस ठप हो गया और अकाउंट इन्होंने एनपीए कर दिया। एनपीए करने के बाद इन्होंने डीएम आदेश नामक फरला दे दिया, जो कि डीएम आदेश भी एक फेक ही होती है, पब्लिक को डराने के एक जरिया है जी। ऐसा कुछ नहीं है, न किसी डीसी के पास कोई पावर है कि वो किसी के मकान में ताला लगवा दे, सिवाय कोर्ट को छोड़ करके जी। और ये क्या करते हैं जी, डीसी ऑर्डर लेकर के हमारी जब प्रॉपर्टी सील कर दी है, मैं इनसे कोऑपरेट किया और इनके कहने के अनुसार मैंने 7,20,000 रुपये अकाउंट में डाल करके भी मतलब सेटलमेंट करने की भी कोशिश की। लेकिन इन्होंने जब मेरी नहीं सुनी, तब मैं बैंकिंग सेक्टर में घुसा जी, बैंकिंग सेक्टर में। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपके सामने बताऊंगा तो शायद यू कांट बिलीव इट कि बैंकिंग में इतने भी चीज़ें होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बैंक में मिला, बैंक से मिलने के बाद फिर मैं फाइनेंस मंत्रालय में गया, फाइनेंस मंत्रालय के बाद फिर मैं कोर बैंकिंग सिस्टम होता है इनका। कोर बैंकिंग सिस्टम ये होता है सर कि जो सारे बैंक होते हैं ना, इनका एक, जैसे आप मान लीजिए सीए वाला सिस्टम है, वैसे कोर बैंकिंग होता है। कोर बैंकिंग से मैंने इनका पूरा सिस्टम निकाला। उसके बाद मैं आरबीआई में, आरबीआई के बाद फिर एक उससे भी आगे एक शाखा है इनकी आरकाई। आरकाई का तो कोई नाम ही नहीं सुना होगा। आरकाई में भी जब हम पहुँचे, पुणे आरकाई और दिल्ली आरकाई में जब हमने सारा दस्तावेज खंगाले हमारे कुछ सहयोगियों के साथ में, खंगालने के बाद जब मुझे ये सारे दस्तावेज मिले, तब मुझे जाकर के ये पता चला कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे पास जो दस्तावेज हैं, अगर मैंने तो सीधा बैंक से सवाल पूछा है, जिसलिए मैंने धरना दिया था, जो वीडियो वायरल हो रही, जिसके मद्देनजर आप आए हैं हमारे पास। हमने तो सीधा इनसे 2 ही सवाल पूछे थे सर, कि आप मुझे सिर्फ ये बता दो, पैसे देने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, पैसे मैं दूंगा, वैध रुपये में दूंगा। मैंने इनको ये भी कहा कि मैं वैध रुपये में देने के लिए पाबंद हो, जितने आपके बनते उतने दूंगा, लेकिन आप सिर्फ हमें ये बता दो कि आपने मुझे असली रुपए दिए हो या नकली रुपए दिए हो। सिंपल सा सवाल है।
बैंक अगर 119 साइन लेकर के हमें लोन देता है तो क्या एक साइन करके मुझे जवाब नहीं दे सकता है कि आपको मैंने असली दिया, आपको मैंने नकली दिया, आपको मैंने डिजिट में दिया? बैंक पास जवाब नहीं है। अगर बैंक के पास जवाब नहीं तो जैसे मुझे डिजिट शो कर दिया मेरे खाते में, वैसे अपना डिजिट ही बनाना है उनको, डिजिट डालने खाते में, हमारा खेड़ा छोड़ दे। लेकिन अब ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ूंगा सर क्योंकि मैंने 36 लाख रुपए के लगभग हमने रीपेमेंट किया हुआ है। अब बैंक अगर हमें असली करेंसी देता है तो मेरे अरबों रुपए निकलते हैं, और अगर नकली करेंसी देता है तो बैंक जाएगा जेल। नहीं, अरबों रुपए कैसे निकलते हैं? असली करेंसी आपको देता है तो जी बिल्कुल। बाकी पेमेंट कैश में दी जाए आपको? नहीं, कैश में नहीं जी, हमें बैंक लिखित में देते कि आपको असली करेंसी देते, फिर मैं क्लेम मैं करूंगा बैंक से, बैंक मुझे देगा। 2017 में मैंने लोन लिया था। 2017 में मानक स्टैंडर्ड जो होता है मोहित जी, वो कभी छेड़ा नहीं जाता है। यूनिवर्सल मानक स्टैंडर्ड जो होता है कभी नहीं छेड़ा जाता। जैसे अगर 1 फुट में 12 इंच यहाँ होता है, हिंदुस्तान में होता है ना, तो अमेरिका में जाओगे तो भी 1 फुट में 12 इंच ही होगा। वो ये नहीं है कि वहाँ पे 11 इंच में हो जाएगा। 24 घंटे हिंदुस्तान में होता है एक दिन में, 24 घंटे अमेरिका में भी होता है। ऐसा नहीं, मानक यूनिवर्सल मानक स्टैंडर्ड कभी छेड़ा नहीं जाता है। हाँ, अप डाउन हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 2017 में मैंने लोन लिया था। अब 2017 के हिसाब से अगर हमें ये कहते हैं कि हमने असली करेंसी में आपसे डील की है, तो 2017 में जो गोल्ड का रेट था, मानक स्टैंडर्ड तो मेरा वही 7.777 रहेगा ना। 777 मिलीग्राम सोना है मानक स्टैंडर्ड, तो हम उस मानक स्टैंडर्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। 2017 का जो गोल्ड रेट था उसके अकॉर्डिंग आ जाओ। आपका जो इंटरेस्ट है वो लीजिए मुझसे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे क्या मिला, ये आप सोचने वाली बात है कि मुझे क्या मिला। मैं इतना देने के बाद भी मैं कर्जदार हूँ और बैंक की निगाह में चोर और डिफाल्टर हूँ, जबकि उल्टा बैंक मेरे साथ फ्रॉड करके स्कैम करके खा गया। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि 55 लाख रुपए भी आपने बैंक से लिए और अब आप कह रहे हो कि अरबों रुपए भी आपको बैंक से मिल जाएंगे क्लेम के बाद, तो वो बात तो फिर हजम नहीं होगी ना कि 55 लाख रुपए आपने दिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, आप मेरे बातों को आप तोड़िए मरोड़िए ना। मैं सीधा स्पष्ट ये कह रहा हूँ कि अगर बैंक ने मुझे 55 लाख रुपए लोन दिया, जी ठीक है जी, उसको मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि दस्तावेज पे मेरे सिग्नेचर है। जी, मैंने लिया या नहीं लिया ये तो बात की बात है, ये कोर्ट का मैटर है। जी, लेकिन दस्तावेज के हिसाब से मैंने लिया क्योंकि इसके ऊपर मेरे सिग्नेचर है। जी, अब मैं सिर्फ बैंक से ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने आपको 36 लाख रुपए रीपेमेंट कर दिया। जी, अब वो रीपेमेंट करने के बाद जो मेरी अमाउंट बची है वो भी मैं देने को तैयार हूँ। जी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना तो बता दीजिए कि आपने मुझे जो करेंसी दी, पेपर करेंसी एक्ट 1882, कोइनीज एक्ट 906, कोइनीज एक्ट 1934, मतलब कोइनीज एक्ट का 2 है सर, 1904 और 1934, 6 और 34, सॉरी 34 है। उसके अनुसार आपने हमारे साथ में लेन देन नहीं किया। मैं तो सीधा सीधा बैंक को ये कह रहा हूँ और इसी के अकॉर्डिंग मैंने आवेदन दिया हुआ है। बैंक के हर ऑफिस में मैंने दिया है कि आप मेरा पेटा भरो। आपने मुझे लोन दिया था तो आपने पूरी तसल्ली की थी, अड़ोसी पड़ोसी से सब चीज़ का मेरी तहकीकात करके दिया होगा लोन। तो मैं अब देने के लिए जब तैयार हूँ और मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप मुझे ये सिर्फ बता दीजिए कि खेल क्या है। अब बैंक बता नहीं रहा और उस खेल का मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं कोर्ट में अगर ले जाके खड़ा करता हूँ तो बैंक 1 मिनट भी नहीं खड़ता। नहीं, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं? मेरे पास हर तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये साबित कर देते हैं बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड और स्कैम किया है। और ये न कि मेरे साथ हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको जागरूक ये करता हूँ, जितने भी भाई लोन लिए हैं गोल्ड लोन को छोड़ करके, जितने भी भाई लोन लिए हैं सब भाई अपना धन जान सब कुछ अपना दांव पे लगा दिए हैं। बैंक स्कैम कर रहा है। बैंक का कभी कर्ज उतार ही नहीं सकते अपना जान दे करके, क्योंकि बैंक ने उनको पैसे दिए ही नहीं हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे दस्तावेज कर रहे हैं। और बैंक ने दिया है तो नकली करेंसी दिया है। अच्छा, नकली करेंसी की अगर आप बात की जाए तो ये डील कैसे होता है? अगर आपके मान लीजिए अकाउंट में पेमेंट आ जाती है लोन की, तो फिर कैसे वो चलता है सिस्टम? थोड़ा लिख के बता दीजिए ताकि समझ आए। सर इसमें ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब बैंक ने हमें कोई लोन देता है तो बदले में कैश नहीं देता है, कभी 1 रुपये नहीं देता है। आप भी शायद जीवन में कभी लोन लिए होंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि बैंक एक अकाउंट खोलेगा आपका, सब अपना तसल्ली करने के बाद आपका एक अकाउंट खोलेगा और उस अकाउंट में आपको दिखाएगा कि मोहित जी आपके देखिए इतने पैसे आपके सैंक्शन होके आ गया है। सिर्फ आपको एक सैंक्शन लेटर मिलता है और सैंक्शन लेटर पे भी ये बहुत तरीके से लिखा होता है। आप उसको सैंक्शन लेटर को भी आप पढ़ना, वो लीगल लैंग्वेज में नहीं होता है, उसको ये कहते हैं बैंकिंग
लैंग्वेज, इनका बैंकिंग का हर चीज़ अलग ही होता है। जैसे लीगल लैंग्वेज होता है, बैंकिंग लैंग्वेज होता है, ऐसे देसी लैंग्वेज होता है, तो उस हिसाब से इनका एक अलग लैंग्वेज होता है, गोल मोल जिसको कहते हैं। अब वो आपको डिजिट दिखा दिए अकाउंट में, डिजिट देखने के बाद आप तो खुश हो गए जी मेरे 10 लाख रुपए मैंने लोन ले लिया, आ गया। ट्रांसफर नहीं हुए खाते? नहीं, वो ट्रांसफ़र कैसे होगा सर, पॉसिबल ही नहीं है ये। जब बैंक लोन अकाउंट खोलता है तो बैंक के ही खाते से वो ट्रांसफर होते होंगे? आप एक काम कीजिए, इसका सिंपल सा आपको मैं आपको बता देता हूँ। आप एक लोन लिए, जिस दिन आपने लोन लिया, मान लीजिए आपने आज 22 तारीख है, 22 तारीख को आप लोन ले रहे हैं, आप एक काम कीजिए, बैंक से आप सिर्फ 2 दस्तावेज मांग लीजिए, आपको सारा खेल खत्म समझ में आ जाएगा। आप ये मांग लीजिए कि आपकी 21 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस क्या था जी। बैंक भी एक बिजनेसमैन है, व्यापारी की दुकान है, तो उसके पास भी तो कैश आता है, तो उसके पास भी तो लेखा जोखा होता है ना, एक एक पैसे का होता है। उससे कह दो कि आपका 21 तारीख का जब बैंक बंद हुआ था, क्लोजिंग अमाउंट आपका क्या था और 22 तारीख का ओपनिंग अमाउंट क्या है। ये 2 चीज़ आपके पास आ जाएगी। जाहिर सी बात है कि जैसे 21 तारीख को अगर मान लो 50 लाख रुपए बैंक का क्लोजिंग अमाउंट था, तो 22 तारीख को बैंक खुलेगा तो 50 लाख ही होगा जी। अब उसमें हम ये मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए पब्लिक के आ गए, जमा हो गए, और 10 लाख रुपए पब्लिक के निकल गए। पब्लिक भी तो पैसे डालती निकालती है ना जी। वो निकालने के बाद अब उनसे आप ये मांगिए कि आप मुझे ये डाटा दे दीजिए कि 22 तारीख को आपके पास कितने रुपए जमा हुए, कितने निकले और कितने आपके पास बैलेंस शीट हो गए। 22 तारीख का आप बैलेंस शीट दिखा दीजिए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ मोहित जी, आपको ये जो अगर आपने 10 लाख रुपए लिया है वो 10 लाख रुपए प्लस मिलेगा, कहीं भी माइनस का खाता नहीं मिलेगा कि मोहित जी के नाम पे 10 लाख रुपए माइनस हुआ है, लोन दिया हुआ है। प्लस होता जाएगा, प्लस ही होगा जी। अच्छा, फिर ये खेल चलता कैसे कि अगर मान लीजिए अकाउंट में लोन आपका सेंक्शन हो गया और अकाउंट में डिजिट आ गया, उसके बाद कैसे क्या चलता है, लेन देन कैसे होती है डिजिट की? ये चेक के द्वारा होता है जी, चेक के द्वारा होता है। हाँ, मोहित जी ने आपने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद बैंक से आप कहो कि आप मुझे 100 रुपये इसमें से खाते में से निकाल के दे दो, बैंक नहीं देगा, कभी नहीं देगा, मेरा दावा है, कभी नहीं निकलेगा, देगा ही नहीं हो। वो कहेगा जी ये लोन का अमाउंट है, थर्ड पार्टी पेमेंट है। ऑलवेज दे विल बी टोल्ड यू कि दिस अमाउंट इज थर्ड पार्टी पेमेंट। क्यों कहेंगे वो? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर इसको हमें 10 रुपये देना होगा तो मेरे बैलेंस शीट से निकलेगा, इसका नाम की एंट्री हो जाएगी, तो वही एंट्री ही तो आपका बचाना है जी। अगर आपने 22 तारीख को लोन लिया और आपने 100 रुपये, 10 लाख का लोन लिया, 100 रुपये आपने वहाँ से कैश निकाल लिया, तो आपके एंट्री में 100 रुपये आएगा ना जी। अगले दिन तो आप खड़े हो जाओगे कि मैं तो 100 रुपये ही लोन लिया, 10 लाख तो लिए ही नहीं। और जब आपने कुछ है ही नहीं एंट्री, तो आप तो वो खाता देखोगे ना जी कि 10 लाख रुपए मेरे वो खाते में आए हुए हैं। आप तो उसी में भम्मड़गेरी में पड़े हो कि 10 लाख रुपए मेरे खाते में है, 10 लाख रुपए मेरे खाते में है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, आपका लोन अमाउंट कभी न करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, न कभी आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ये हमेशा थर्ड पार्टी से ही जाएगा। आपने लोन लिया, आप मेरे नाम का चेक दे दो, मैं कैश कर लूँगा। फिर बैंक क्या अड़ाएगा आपको जी, इसका हमें बिल चाहिए। जो पेमेंट आपको दे रहे हैं, बैंक 2 तरह का लोन देता है, टर्म देता है और लिमिट देता है। आप टर्म लोन लोगे तो वो कहेंगे 90% तो आपको टर्म लोन ही देता है। फिर वो कहेगा जी बिल लाओ इसका। अब बिल के चक्कर में आप क्या करोगे सर? 100 रुपये देगा नहीं आपको, आप वहीं घूम गए ना कि हम बिल ला के देना पड़ेगा भाई। फिर आप सेटिंग करोगे मार्केटिंग में, भाई फला आदमी के पास खाते में डलवाएंगे, उससे लेंगे। अब वो चेक लगाएगा, वो 3 दिन 4 दिन बाद जब उसका चेक क्लियर होगा, तब वो कहीं आपको टैक्स काट करके बिल वगैरह दे करके दे दे तो दे दे। चेक सेम डे क्लियर नहीं होता सर? ये कभी भी नहीं होता जी, कभी नहीं होता। चेक हमेशा 72 घंटे में क्लियर होता है। अगर सेम ब्रांच है, सेम बैंक है, तो भी 24 घंटे लेता ही लेता। तो राशि तो उसी दिन आ जाती होगी खाते में जिस दिन चेक क्लियर होता है? हाँ जी, उसी दिन आ जाती है। राशि क्या आती है? डिजिट आता है जी, राशि तो आती ही नहीं है, डिजिट आती है। जो डिजिट आपके खाते में ट्रांसफ़र हो गई, मान लीजिए मोहित जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपने 10 लाख रुपए लिया, 10 लाख रुपए का आपका डिजिट आ गया। अब 10 लाख रुपए में से आपने 2 लाख रुपए का डिजिट भर के चेक में मुझे दे दिया, मैं अपने खाते में लगा दिया, तो मेरे खाते में भी वो डिजिट आ जाएगा। क्यों? ये सिस्टम है इनका। इनका जो सारे बैंक है ना जी, सारे बैंकों का एक सिस्टम है। वो सिस्टम है इनका एक सॉफ्टवेयर जो कोर बैंकिंग के जरिए चलता है ये। अब वो कोर बैंकिंग जैसे ही आप चेक डालोगे ना, तो इनको पता हो जाएगा कि ये लोन अकाउंट है। इनमें कोड होता है। जो अकाउंट होते हैं ना बैंक के, हमेशा 10 या 11 डिजिट के होते हैं। 4 डिजिट होता है उसका बैंक का, 2 डिजिट होता है कस्टमर का, ऐसे ऐसे करके उसमें होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कभी आपको ऐसे आप करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं जो चेक के ऊपर नंबर लिखा होता है, और उसी नंबर से वो ट्रैक कर लेते हैं कि ये हवा वाले रुपए का चेक है।
हवा वाले रुपए का। हाँ जी, बैंक हवा में ही छापता है रुपए जी। कुल मिलाकर अगर आज आपको बैंक आपके सवालों का जवाब दे तो आप अरबों रुपए के मालिक हो। अरबों नहीं जी, अगर बैंक आज हमें जवाब देता है जी तो मेरा 110 अरब रुपए निकलता है बैंक के पास। 110 अरब जी, 110 अरब 65 करोड़ 75,60,60,618 रुपए निकलते हैं मेरे। 55 लाख के बदले। बिल्कुल जी। या 55-36 तो आप भर ही चुके हो। नहीं, 55 मेरे दोनों हाथ में है सर। अगर बैंक ये कह देता है कि मैंने नकली करेंसी दी है तो फिर मेरे से मांगता क्यों है? मेरा दावा तो बन गया ना, मैंने 36 लाख रुपए आपको दिए हैं भाई, वापस करो। वो वापस करो, तो मैं अपने मानक स्टैंडर्ड में लूँगा। अगर बैंक ये कह देता है कि मैंने जी आपको रियल करेंसी में दी है, तो रियल करेंसी में आपने मुझे 40 लाख का सैंक्शन किया है, तो रियल करेंसी 2017 में क्या रेट था गोल्ड, उसके अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में पैसे आए, तो मैं तो जायज़ हूँ, मैं नाजायज़ नहीं हूँ सर, मेरा निकलेगा फिर। अब मैं बैंक को देने के लिए तैयार हूँ। कितना हो जाएगा बैंक का? 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 80% भी ले लेगा बैंक तो भी मेरे पास अरबों में आएगा सर। ये लड़ाई लड़ूंगा मैं। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, सिर्फ 55 लाख रुपए जो आपके चेक के माध्यम से किसी के पास ट्रांसफर हुए हैं, चाहे आपने यूज़ किए हैं, चाहे चेक के माध्यम से आपने लेन देन किया है, वो 55 लाख रुपए कहाँ गया? वो आपने लोगों को दिया होगा यूजिंग के लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक ने यूज नहीं कराया या मैंने यूज नहीं किया या बैंक ने नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूँ सरेआम कि बैंक ने उस टाइम हमें पता नहीं था, बैंक ने हमें डिजिट दिया था, वो डिजिट का खेल में खेल गया अनजाने में। अब मुझे पता हो गया, फंस तो मैं यहाँ गया ना। अगर मुझे किसी चीज़ का पता है और मैं जानबूझ करके क्राइम करूँ तो मैं ज़्यादा गुनहगार हूँ। जब तक मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि ये क्राइम नहीं है, तब तक मैंने अपना काम किया। अब मुझे पता है कि ये क्राइम है तो मैं तो फंस गया दोनों तरफ से। मैं कैसे किस तरीके से बैंक को करूं, आपको दिखाता हूं मैं। इनका बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो छोटी छोटी हैं और आम आदमी आपके चैनल के माध्यम से बहुत जल्द समझ जाए, इसलिए आपको दिखाता हूं। ये देखिए मेरे पास एक नोट है, ये 1967 का है, ये 10 रुपये का है जी। ये देखिए आप। और ये लक्ष्मीकांत झा जी उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे, उनके सिग्नेचर भी हैं। डिस्प्ले इसकी छोटी कीजिए। हाँ जी, ये लीजिए, समझ आ जाए नोट पे क्या लिखा हुआ है। देखिए जी, इसमें लक्ष्मीकांत झा जी का सिग्नेचर है, जो 1967 में आरबीआई के गवर्नर थे। तो इस नोट के माध्यम से आप क्या अब मैं आपको बता रहा हूँ जी। अभी आपको नकली नोट का मैं खुलासा कर देता हूँ, नकली नोट कैसे है। इस नोट के माध्यम से करूँगा मैं जी। अब इस नोट पे आप देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। इस नोट पे ये लिखा है कि ये 10 रुपए का रिसिप्ट, पर्ची, नोट जो भी आप कह लो, ये मैं आपकी किसी ऑफिस में यूज करने के लिए डिमांड पे मैं दे रहा हूँ। इसकी वचनबद्धता दे रहा है वो। जब आप इसको सबमिट करेंगे 10 रुपए के वैल्यू आपको मिलेगा। अब जो आपके सामने नोट में दिखा रहा हूँ ये है आज का नोट। ये देखिए, इस नोट पे लिखा है मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अब ये 20 रुपए अदा कौन करेगा? जिसके पास नोट है। कैसे अदा करेगा जी? ये तो पर्ची हो गई सर जी। मैं तो इसको कह रहा हूँ कि ये पर्ची है, ये नोट नहीं है सर, ये पर्ची है। अगर मेरी बातों में दम नहीं है तो सरकार और प्रशासन, बैंक मेरे ऊपर FIR दर्ज करके मुझे अंदर कर दे। जी। मैं तो सरेआम कह रहा हूँ ना, भारत की करेंसी के लिए कह रहा हूँ ना। ये देशद्रोह का मुकदमा भी बनता है सर इस पे, लेकिन मेरे पास तथ्य हैं इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। ये वचन खंड किसी का बदला ही नहीं जा सकता। अगर आपने एफिडेविट दे, मैं इसके विषय में आपको बता दूं, मैंने राष्ट्रपति मुर्मू जी के पास भी RTI लगा करके लिया कि रिजर्व बैंक के वचन खंड को कौन बदल सकता है। MP, MLA, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई, तो उन्होंने ये स्पष्ट लिख के दिया हुआ है कि वचन खंड बदलने का किसी के पास कोई राइट ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। ये कैसे बदला गया? ये सिर्फ स्कैम के लिए बदला गया है। मतलब नोट के ऊपर भी स्कैम हुआ सारा का सारा? बिल्कुल जी हुआ है, सारे नोटों पे हुआ है, 1967 के नोट। और आपको एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मैंने मेरे किसी मित्र के मैंने और एक्सपेरिमेंट किया, उसकी फ़ोटो भी आपको दिखाता हूँ। मैंने 3 रुपए लिए जी। 1 रुपये मैंने लिया चांदी का 1968 का जी। और 1 रुपये मैंने लिया 1975 का जी।
और 1 रुपये लिया अब वाला जो छोटा सा सिक्का आ रहा है, तीनों रुपए लेके हमने बैंक में जमा किया। तो बैंक ने उस तीनों रुपए को कंसीडर किया 3 रुपये में, जबकि 80 रुपये जो चांदी वाला सिक्का है उसका मार्केट में वैल्यू बनता है 120 रुपये, जो चांदी वाला सिक्का था। जी। जी। और दूसरा जो 70 वाला था उसमें 50% चांदी थी और 50% मिला हुआ था, उसमें मिलावट थी। उसका मैंने सोनार से पूछा था, सोनार ने बताया इसका 70 रुपये बनेगा जी। और आज वाले का तो पता ही है। तो आप बताइए 191 रुपये, और बैंक ने कितने की रिसिप्ट दिया मुझे? 3 रुपये के, कंसीडर किया बैंक ने 3 रुपये में। जी। तो स्कैम है कि नहीं है, आप बताइए। तो ओवरऑल लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ओवरऑल लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा मोहित जी कि लोग जागरूक बने, बैंक की हवाबाजी वाले रुपए को देने का विरोध करें और अपना हक मांगे।